सैम्पलिंग थ्योरम की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे कि सैम्पलिंग थ्योरम से और ये जो नाइक्विस्ट रेट है वो क्या है और हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते हैं। नाउ अगर हमारे को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द नाइक्विस्ट रेट ऑफ द सिग्नल वेयर सिग्नल इज गिवन एज द सिग्नल व्हिच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ xt इज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ये दो सिग्नल कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। कॉस 200 पाई टी मल्टीप्लाइड बाय साइन 300 पाई टी। अगर ये इस तरीके का सिग्नल गिवन है तो हमें यूजिंग द सैम्पलिंग थ्योरम इसका नाइक्विस्ट रेट डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में इसकी ट्रिग्नोमेट्री समझें कि भाई ये कॉस और साइन फंक्शन कैसे हैं, मल्टीप्लाइड है। तो जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉस फंक्शन होते हैं तो हम फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस और साइन है तो भी हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 sin a cos b विल बी, हम इसको 2 sin a cos b किस में तब्दील कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये साइन के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें सिंपली जो भी मल्टीप्लाइड फंक्शन है जो है उसको इस फॉर्म में ए और बी के फॉर्म में, मतलब साइन ए और साइन बी या जो भी कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में करना पड़ता है, लाना चाहिए, तभी जाके हम उसका सैम्पलिंग रेट निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे गिवन है कि एक्स टी आपका कॉस 200 पाई टी है और साइन 300 पाई टी का मल्टीप्लीकेशन। तो हम अगर एक्स टी को फिर से लिखें, सो दिस एक्स टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2। यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, यहाँ देख सकते हैं ए इज 200 पाई टी, तो ये 200 पाई टी प्लस 300 पाई टी, 300 पाई टी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे मैं इसको ए और बी मान लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे उल्टा ले लेने से दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज 300 माइनस 200 पाई टी। सो दिस इज the formula what we have used, and using that what we have obtained 1/2। देखिए सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज आया है। जब हम सैम्पलिंग थ्योरम की बात करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा जो पैरामीटर है वो है फ्रीक्वेंसी का, उसमें कोई चेंज ना आए, या उसमें चेंज आए भी तो वो यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये तो एम्पलीट्यूड का पैरामीटर है इसलिए हम कुछ माइंड नहीं कर रहे हैं। प्लस साइन ए माइनस बी, सो इट विल बी 100 पाई टी। अगर मैं इसको ए दूसरा मान लेती हूँ और बी अगर 200 को मान लेती तो ये हो जाता उल्टा और यहाँ पे माइनस साइन आ जाता। मैंने उसको उल्टा कर दिया है सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ माइनस साइन भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, दैट वी नो ऑलरेडी। हमें तो इंटरेस्ट है इस प्लस माइनस में नहीं, हमें तो इंटरेस्ट है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। सो दिस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है ये है ओमेगा टी, and this omega t is 500 pi t which can also be written as, इसको मैं ओमेगा 1 ले रही हूँ, so this is 2 pi f1t is equal to 500 pi t। ये t से t कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। सो फ्रीक्वेंसी आई हमारी फर्स्ट वाले से 250 हर्ट्ज। सो दिस फ्रीक्वेंसी विल बी 250 हर्ट्ज विच इज, जो कि हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड है निकालना। सिमिलरली द फ्रीक्वेंसी जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो दिस इज ओमेगा 2t विच इज इक्वल टू 100 पाई टी। आई कैन राइट इट एज 2 पाई एफ टी और f2t, सो इट विल बी 100 पाई टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा f2 इज इक्वल टू 50, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50 हर्ट्ज। सो अब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एक है जिसमें 250 हर्ट्ज और दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है, 50 हर्ट्ज है। वी ऑलरेडी नो कि जो भी हमारा एफएस होगा विच इज नथिंग बट मैक्सिमम ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम ऑफ F1 और F2, जो भी इसका मैक्सिमम होगा F1 F2, अगर F3 एक कंपोनेंट होता तो उन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा। सो अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस डिटरमाइन कर रही है, सो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम 250 एंड 50। सो 250 और 50 में से नेचुरल है मैक्सिमम किसकी वैल्यू है 250 की। सो दिस एफएस इज नथिंग बट 2 into 250 हर्ट्ज एंड विच इज नथिंग बट 500 हर्ट्ज। ये है आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी।
इसको समझने के साथ एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी हम एक हायर रेट पे या हायर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम स्मॉलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सैंपल आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 हर्ट्ज को हमने निग्लेक्ट कर दिया ऐसा माना जा रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैं 50 हर्ट्ज को कंसिडर करके यहाँ 100 हर्ट्ज आएगा आंसर, इफ आई विल टेक सैंपल्स एट अ रेगुलर इंटरवल इन विच हम 100 हर्ट्ज कंसिडर करेंगे, तो ये मान के चलिए कि हमें जब इसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा इस ओरिजिनल सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, सो वी आर नॉट एबल टू रिकंस्ट्रक्ट इट एट द रिसीवर एंड। क्यों? क्योंकि सैंपल्स जो है बहुत दूर दूर लिए जाएंगे और वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप जो है सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। ये बेसिक प्रोसेस है। इसीलिए जो हायर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट रहता है हर बार उसे कंसिडर करना चाहिए। किसके लिए? ताकि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर पाए। और उससे क्या होगा, जो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है वो तो उस में इजीली आ ही जाएगा, एकोमोडेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चूज की है उससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि आपका मैक्सिमम सिग्नल जो है या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे ग्रेटर है, बड़ा ही है। सो अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी के कितने नंबर ऑफ सैंपल्स ले रहे हो उसके हिसाब से समझे तो ये इस तरीके से है। या अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट में बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर माने तो अगर कोई एक सिग्नल है, जैसे इसकी F1 फ्रीक्वेंसी कम है, तो नेचुरल है कि इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम विल लाई लाइक Fs प्लस Fm और दूसरा हो जाएगा Fs माइनस Fm। ये दोनों दोनों एंड पे यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा। एंड इफ इट इज स्मॉलर, सो जो दूसरा सिग्नल जो हम हायर सिग्नल ले रहे हैं उसका इतना होगा, सो दैट विल अकोमोडेट दिस सिग्नल। इस सिग्नल को तो वो अकोमोडेट कर ही लेगा, और जब अकोमोडेट कर ही लेगा इसका मतलब पॉसिबल है कि हम उसे ओरिजिनल सिग्नल के फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। सो दैट्स व्हाई एवरी टाइम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मस्ट बी कंसिडर्ड फ्रॉम वेरियस। अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो उसमें अगर 5 कंपोनेंट है तो भी आप सिर्फ मैक्सिमम वाले को ही कंसिडर करें, ताकि आप उसको क्या कर पाए, रिसीवर पे रिकंस्ट्रक्ट कर पाए।